हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो फिर कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे हिसाब से आप सभी लोग अपनी एलटी ग्रेड साइंस के लिए जो फिजिक्स का सीक्वेंस कराया जा रहा है, पीजीटी का कराया जा रहा है, टीजीटी का कराया जा रहा है, उन सभी के लिए बहुत व्यस्त होंगे। और मेरे हिसाब से आपको व्यस्त होना भी चाहिए, क्योंकि ये सभी वो एग्ज़ाम हैं जो आपको एक ऊपर लेवल तक लेकर के जाएंगे, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और इन सभी वीडियोस से मैं ये गारंटी आपको कंफर्म दे देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इससे बेहतर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। सब कुछ इन्हीं क्लासेस से मिल जाएगा, ये मेरी आपके लिए गारंटी ही है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क के बारे में, और इस वर्क से हम लोग ये समझेंगे कि वर्क से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट पूरा देखेंगे आज हम लोग, क्या होता है एक्चुअल में ये वर्क, और जो बचे हुए चीज़ें हैं, फिर पावर, फिर एनर्जी, फिर उसके कंजर्वेशंस के फॉर्मूले, फिर मोमेंटम, फिर ये सभी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 सीक्वेंस सीखेंगे। लगभग 40 वीडियोस में आपका ये सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। फिर आपको मौजा ही मौजा करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये सभी मेहनत आपके लिए करी जा रही है और हम चाहते हैं आपका जो ये सिलेक्शन है ये इस बार हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्क के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी अदर स्टेट पर या किसी अदर बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद में वो ऑब्जेक्ट अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक खिसक जाता है, चला जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया गया था, उस फोर्स के द्वारा जो भी कांड हो रहा है, जिससे वो ऑब्जेक्ट अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है, उसे हम कहते हैं वर्क, ठीक है ना। कुछ इमेज देख लीजिए, एक ये वाली इमेज देखिए, इसमें कुली एक बाहर लिए हुए है अपने सर पर, ये वाला मैं जैसे डिफाइन करूँगा। एक ये फ्रिक्शन वाला देख लीजिए, एक ये ब्लॉक वाला देख लीजिए। ये सभी फोर्स के बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैक्सिमम तरीके में आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी तो मैं आपको इतना बता दूंगा कि उस चीज़ से, उन चैप्टर से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हो गया वर्क। तो हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्क एक्चुअल में क्या है? अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लें, वो ऑब्जेक्ट एक अपनी जगह पर रेस्ट में है, अपने एक प्लेस पर रेस्ट पे रखा हुआ है। हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के साथ में वो ऑब्जेक्ट अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कि उस वर्क पर कुछ काम हुआ, ठीक है। किसने वर्क पर काम कर दिया? तो जो फोर्स अप्लाई करने वाला है उसने उस पर एक वर्क किया। ये सिंपल फैक्ट है। क्या कभी कोई ब्लॉक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर देगा तो क्या होगा? ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस में मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो हम इसे कैसे डिफाइन करें कि एक्चुअल में वर्क क्या होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कितने के क्वेश्चंस बनेंगे, ये सभी कुछ हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्क। तो वर्क कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मान लीजिए आपने कोई काम किया, कोई छोटा मोटा काम किया, आपने कोई भी काम किया, मान लीजिए आपने कोई भी एक काम किया, छोटा मोटा बड़ा भारी हल्का फुल्का जो भी काम किया आपने, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास में ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ जिससे आपको आपके क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, रो रहा था, हाय हेलो मैं क्या करूँ, है ना। तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, इस पर लात मार दी, ठीक है। जब आपने लात मारी तो आपकी एनर्जी खत्म होगी लात मारने से। एक सिंपल एग्जांपल समझिए जो आप हर जगह देखते हैं। ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, थोड़ा दूर चला गया। जब थोड़ा दूर चला गया तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये यहाँ पर कैसे आ गया, तन्ने कन्ने कैसे आप पे आ गया भाई, चल रहे, ये हो गया m। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, ठीक है ना। इस डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करने के लिए, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट बनी है, जो ये डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है ये एक्चुअल में, ठीक है, ये जो डी बना हुआ है, ये
कैसे आया, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि ये जो m मास है, जब हमने इसको यहाँ पर रखा, सपोज करिए, समझिए इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर फोर्स लगाया, थोड़ी देर में यहाँ पे आ गया। क्या बिना फोर्स लगाए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकता था? बिल्कुल नहीं पहुँच सकता था। तो हमने इस पर एक वर्क किया, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसे उसका वर्क कहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। या फिर ये कह सकते हैं, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे दिया, मान लो, ठीक है, फोर्स लगा दिया उसके ऊपर, तो फोर्स की दिशा में, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को उसके द्वारा वर्क हम कह सकते हैं। ठीक है, वर्क कहा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर की तरफ। मीन्स क्या है, अगर हम इधर ही फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो वर्क है। इस डायरेक्शन में क्या हमने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो वर्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट और वर्क दोनों को परपेंडिकुलर करें तो वर्क होगा? वर्क तब नहीं होगा, तब वर्क होगा बट जीरो होगा। मीन जीरो का मतलब नहीं होगा, है ना। तो सिंपल चीज़ों में समझिए कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, वो यहाँ से यहाँ आ गया, ये हमने लगाया फोर्स और यहाँ से यहाँ तक आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, समझ लीजिए अच्छी तरह से बात। अब हमने जब इस पर फोर्स लगाया, ये ए पॉइंट मास था जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के साथ में हम देख रहे हैं कि ये इधर ही डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर पहुँच गया। मीन्स एफ की भी डायरेक्शन इधर है और डी की भी डायरेक्शन इधर है। मीन्स दोनों के बीच में कैसा डॉट हो रहा है, मीन्स कैसा क्रॉस हो रहा है, कैसा गुणा हो रहा है, कैसा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दोनों के बीच में हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वर्क। क्लियर है? इतना बताइए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, पर यूनिट वर्क को करने के लिए जितना हम पर यूनिट न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट होता है, उसे हम वर्क कहते हैं। बहुत सारे डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, हालांकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया W = F.D। तो ये वर्क है। अब अगर एक और एग्जांपल समझें कि ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऐसे मान लीजिए हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही चला गया। ठीक है, ऐसे चला गया साइड में। यहाँ पर वर्क हुआ ना? बिल्कुल वर्क हुआ। कितना वर्क हुआ? F/D हुआ। इधर ही हमने फोर्स लगाया था और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर एक वर्क हो गया F.D। ठीक है ना। अगर इस ब्लॉक को थोड़ा हम इस हिसाब से बनाएं, इस हिसाब से सोचे, बनाए नहीं सोचे, मान लो ये एक ब्लॉक था, इस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तब और थोड़ी देर के बाद हमने देखा ये ब्लॉक खिसक के यहाँ पहुँच गया है और अभी भी फोर्स ऐसे ही लग रहा था। तो फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है F cos थीटा, एक होगा F sin थीटा। F sin थीटा दोनों फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे। तो कौन सा कंपोनेंट इस ब्लॉक को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सर F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है, थीटा नहीं थीटा, ठीक है ना। तो F cos थीटा डॉट डी मीन्स या मल्टीपल डी डॉट डी, कुछ भी कर लीजिए, मल्टीपल डी कर दीजिए, ये क्या बनाएगा? ये वर्क बनाएगा। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सर साइन थीटा नहीं बना सकता क्या? बिल्कुल बना सकता है, बट इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया W = F.D वेक्टर फॉर्म में, जैसा कि इसमें दिख रहा है W = F.D। ये कैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है? तो ये स्केलर वाला है, बहुत ही सिंपल स्केलर होता है, ऐसा आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वेक्टर में, A.B = A × AB mod
कॉस थीटा। ये पढ़ा होगा आपने ना, अगर नहीं पढ़ा तो वेक्टर्स के वीडियोस पढ़े हैं आप, उसमें देख लीजिए करके, ठीक है ना। इतना हो गया। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी भैया, तो ये हो जाएगी आपकी स्केलर, ठीक है। अब कहेंगे सर स्केलर क्यों हो जाएगी, तो आप सोचिए, आप 10 जूल का वर्क करिए, बताना पड़ रहा है क्या मुझे कि इस डायरेक्शन में करिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इधर से बोलूँगा तब भी आपको सुनाई पड़ेगा, मैं इस पर लिख रहा हूँ तब भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो जिस चीज़ के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं, इसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा अब फटाफट यूनिट बना लो, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो न्यूटन का क्या मतलब फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, उसका क्या हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर बन जाएगा, ठीक है, बेसिकली सिंपल तरीके से। पर वर्क की खोज जूल साहब ने करी थी, तो इनका नाम हम लोग लेते हैं जूल, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल हो जाएगी, किसकी, वर्क की यूनिट जूल हो जाएगी। डायमेंशन बनाना चाहो तो डायमेंशन बना सकते हो, तो इसकी फोर्स का होता है डायमेंशन ML2T - 2, MLT - 2 सॉरी, फोर्स की, ठीक है, ये होता है। अब अगर वर्क की डायमेंशन बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ML2T - 2 हो जाएगा, ये हो गया वर्क का, ठीक है ना। ये जो जूल आया है ये किस फॉर्म में है, तो ये तो आपका MKS पद्धति में, MKS सिस्टम में। तो अब एक क्वेश्चन बढ़िया सा बनता है, 1 जूल = 10⁷ अर्ग। अब ये किस में है, CGS में, ये किस में है, MKS में, कन्वर्जन हो गया। एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, पर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है। पूछते कैसे हैं देखिए, आपसे आप ऑप्शंस बहुत सारे दिए होंगे, 1 डाइन = 10⁵ न्यूटन, बस बच्चे टिक कर देते हैं, काम खत्म हो गया, गलत हो जाता है यहाँ पे। ये होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, ये वाला आपका सही, क्योंकि ये वैल्यू नीचे जाएगी इसके और ये ऊपर जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा, बस आंसर हो गया। अब यहाँ पर जैसे आ जाओ तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 जूल = 10⁵ डाइन हो गया इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 10⁻7 हो जाएगा। ये आपका एक बेसिक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है ना, इसको ऐसे निकालते हैं। ये आप बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने की डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट चलने लगता है या चल जाता है तो उसे हम उस फोर्स द्वारा किया गया कार्य कहते हैं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। उस फोर्स की क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है, यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये जूल MKS में होता है, CGS में अर्ग होता है, 1 जूल = 10⁻7 अर्ग होता है, 1 जूल = 10⁻5 डाइन होता है, और 1 डाइन = 10⁻⁻5 क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, 1 अर्ग = 10⁻⁻7 जूल, आपको ये भी याद रखना है। कुछ ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखनी है ना। अब आप ऐसे एक एग्जाम्पल को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मास है 10 kg, ठीक है, इस पर नीचे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब इसका द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, तो 10 × 10 कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है ये, तो मान लीजिए 10 तक जा रहा है, तो 100 जूल इस बॉडी पर कोई वर्क कर रहा है, इस बॉडी पर कोई वर्क कर रहा है। अभी जब ये प्लस और माइनस का फैक्ट चलेगा ना, तब हम लोग इसके आगे की चीज़ें समझेंगे कि कितना और इस पर वर्क कौन करेगा, कितना होगा, माइनस में कब होगा, प्लस में कब होगा। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आपसे क्वेश्चन, रोहन जो है एक कुली है, रोहन जो है एक कुली है, और वो कुली क्या कर रहा है, अपने सामान को जो उसने कस्टमर से लिया है उस कस्टमर के सामान को लेके जा रहा है सर पे लेकर के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ठीक है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस कितना फोर्स उस पर, कितना वर्क होगा ये बताइए, ठीक है, कितना
वर्क उस पर किया जाएगा। बताइए फटाफट, है ना। और इसी क्वेश्चन को एक दूसरे वे में भी सुनिए। दूसरे वे में क्या है, एक कुली है, प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ है और उसने क्या किया है, अपने सर पर 10 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के 2 भार उठा के रखे हुए हैं, ठीक है। उसके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा यदि जो है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन हो। बताइए। तो एक तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर काम करते हैं, पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो वहाँ पर कुछ फोर्स की वैल्यू होगी और ग्रेविटेशनल वाला जीरो हो जाएगा। कुछ एग्जांपल समझते हैं अभी, पहले मैं ये सबको समझा देता हूँ अच्छी तरह से, फिर आगे चलेंगे। तो ये हो गया आपका W इज टू फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है FD cos थीटा। थीटा के 3 या 4 5 मान ले लीजिए, कोई भी जो भी आपको अच्छे लगे। जैसे थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। सभी कंडीशंस को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करिएगा, ठीक है। जब हम कॉस की वैल्यू को 0 लेंगे, ठीक है, जब हम कॉस की वैल्यू को 0 लेंगे मतलब ये है कि फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं और पार्टिकल इधर ही इसी डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है या स्लाइड हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हमने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गया, मीन्स इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब कितना वर्क करेगा, तो वर्क हो जाएगा कितना, FD, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमने इस पर इधर से फोर्स अप्लाई किया F और ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा किधर भी, ठीक है, मान लो किधर भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है और ये इधर मान लो डिस्प्लेस भी हो रहा है इधर थोड़ा सा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, सोचिए। ये देखिए 90 एंगल बन रहा है। अगर 90 बनेगा तो ये वाली 90 की वैल्यू जब उस पर रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 0 मतलब हीरो, ठीक है। फिर समझिए, अब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ये और हमने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर कर रहा है भैया, चलो मान लिया। अब थोड़ा समझिए, बहुत टेक्निकल चीज़ है ये यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट है, ये इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया इसके पास में, किधर, इस डायरेक्शन में, लिख दे रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इधर की ओर हुआ है। फोर्स भी हमने अप्लाइड फोर्स किधर है, सेम डायरेक्शन में। पर क्वेश्चन क्या होगा, सोचिए, क्वेश्चन ये होगा कि भाई बताइए फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कृत कार्य कितना, ठीक है, टोटल वर्क डन कितना, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और ये है फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, और यहाँ से मान लो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 एंगल है। 180 एंगल है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे 180, तो cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, FD माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, कुछ समझ में आया? फिर से समझिए, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, रफ प्लेन पे रखा हुआ है, उस पर हमने फोर्स इधर लगाया, तो आपको ये पता है कि जिधर बॉडी का इंटेंशन ऑफ मोशन करने का मन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको कई बार बताया है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने इधर इसको धक्का ट्यू से मारा तो उसने कहा भाई हम नहीं हटेंगे, इधर फोर्स लगाया, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 रख दिया, 180 निकाल के देखा माइनस में आ गया। आपको भाई ये कौन सी खिचड़ी भैया, वर्क क्या माइनस में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, माइनस में भी वर्क होता है सर, ठीक है। तो माइनस में वर्क अगर आया है तो उस कंडीशन को कैसे समझेंगे हम,
कैसे समझेंगे, घंटी बज गई अब तो, है ना। तो माइनस का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पर जो हमने फोर्स लगाया, देखो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो एक वर्क करेगा, ठीक है, वो वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट जब ऑब्जेक्ट हम पर वर्क करेगा तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट दिल में सेट कर लीजिए, दिल में, धड़कन में, हर जगह। तो सॉरी, फिर ऐसे ही 170 पे आ जाएंगे, क्योंकि 90 और 70 सेम होते तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 360 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। ये हो गया, इतना क्लियर है, इतना बताइए। तो फ्रिक्शनल फोर्स वाला आपको कंडीशन याद रखनी, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे समझ लीजिए फिर से एक बार। एक कुली है, प्लेटफॉर्म पे टहल रहा है, भार को लेकर के 50 किलोग्राम की एक अटैची लेकर के, सूटकेस लेकर के वो टहल रहा है। उसके द्वारा, कुली के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना, अगर वो सिर्फ कुल कार्य पूछेगा तो उसमें आपको फ्रिक्शन भी ऐड करना है, ग्रेविटेशनल भी ऐड करना है, ठीक है। ग्रेविटेशन नीचे से ऊपर से नीचे की ओर काम करता है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। 90 होने की कंडीशन में वर्क 0 हो जाएगा। बट जब फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा तो कैसे काम करेगा, देखो ये हमारा है कुली भाई, ये ठीक है, ये जा रहा है इधर की ओर। अब जब इधर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि मोशन किधर है, इधर की ओर, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे की ओर, इस तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 कंडीशन पे क्या होगा, माइनस में वर्क। तो जब माइनस में वर्क होगा तो कौन सा फोर्स माइनस में फोर्स मतलब वर्क करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है माइनस में काम करता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रिक्शन से, मैंने पहले आपको बताया कई बार, यही एग्जाम में आएगा, आप देख लेना कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में याद रखनी है कि फ्रिक्शन एक असंरक्षी बल है, ठीक है। क्लियर है भैया, क्लियर है। अच्छा चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये है ग्राफ वर्क और एंगल के बीच में, थीटा के बीच में, ठीक है। तो देखो 0 के एंगल पर कितना वर्क है मैक्सिमम, यहाँ पर है। फिर 90 के एंगल पे कितना है, ये 90 है, ये 180 है, 90 ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये कितना है 360 है। तो देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये मैं क्या कर रही हूँ भाई, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। 90 के एंगल पे वर्क 0, ठीक है। फिर कितना है माइनस W, फिर कितना है माइनस का FD, ये कितना है प्लस का FD, फिर यहाँ पे कितना है प्लस का FD, फिर यहाँ पे कितना है 0। ये ग्राफ पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये ग्राफ में अगर देगा तो कुछ इस हिसाब से ग्राफ बनाएगा एग्जाम में। अगर देगा, मैं एक सारे ग्राफ का, जितने भी आपके अल्टीग्रेट में जितने भी आपका ये सब दिया हुआ है, एक ग्राफ का वीडियो अलग से अपलोड करूँगा जिसमें सारे ग्राफ होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ग्राफ देगा, बताएगा कि भैया बताइए इसमें से कौन सा वर्क और उसका ग्राफ है। ये इस टाइप का ग्राफ दिया होगा, बताएगा भाई बताइए कौन सा ग्राफ सही है, इसमें बताइए वर्क वाला। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, चुनने से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग अब इसके। इतना हो गया ना, क्लियर है, इतना बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताना, पढ़ते रहो बस। इस बार LT क्लियर करना है सारा वर्क। अब इसके आगे जो आपका दिया हुआ है वर्क के कुछ और एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया से। अभी देखो मैं आज, अब आप इसके बाद से अगर वर्क का क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो थंबनेल में लिखते नहीं है कि अगर ऐसा हो तो क्या कर देना, गोली चला देना, कत्ल कर देना, ये कर देना, वो कर देना, सभी चीज़ें कर देना, जो मन हो कर देना, ठीक है ना। क्लियर है, बताओ। अच्छा अब इसके आगे जो आपका दिया हुआ है वो है, इसके आगे आपका, मैं कुछ देख लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्वेश्चंस। हाँ कुछ एग्जांपल्स। तो ये बताइए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट पर इधर की ओर, ठीक है, और ये हमारा है सन, ये सन है, इसके तरफ ये एक, ये है सन हमारा,
और सन से ये अर्थ है, ये रोटेट हो रही है, मान लो इधर रोटेट हो रही है, तो ये अर्थ जब रोटेट होगी तो रोटेशन के लिए डिस्प्लेस इधर होगी मान लो इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ, किधर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रही है, फोर्स लग रहा है नीचे की ओर F, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना 90, वर्क कितना 0। कुछ और कंडीशंस हैं, ये भी याद रखो, थीटा 0 से बड़ा हो और बराबर हो 90, अगर ये कंडीशन दी हुई होगी तब आपका वर्क कैसा होगा। कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन कैसी होगी, ठीक है, सब कंडीशन समझिए। थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है और बड़ी भी है, और 90 के बराबर है और छोटी भी है, ठीक है। मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 से लेकर 90 के बीच में, 90 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, ठीक है, 90 तक है वैल्यू, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और 90 मीन्स 91 से लेकर के 180 तक थीटा की वैल्यू होगी, तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ कंडीशन याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको यह चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, जब पृथ्वी मीन्स अर्थ और सन एक दूसरे पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी केंद्रीय बल अप्लाई करते हैं, तो उनके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है, 0 होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ भी लगता है, उसके कारण जो वहाँ पर फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इलेक्ट्रॉन राउंड करता है, उस पर कितना वर्क होता है, वो भी 0 होता है। क्लियर है इतना। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन यहाँ से बने, यहाँ से एग्जाम्पल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आता है कि वेरिएबल वर्क क्या होता है, वेरिएबल वर्क्स। तो हम सोचते हैं वेरिएबल वर्क में हम वेरिएबल फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको ग्राफ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल वर्क का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जिस पर डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा कभी कम, ज़्यादा कभी कम, ज़्यादा कभी कम होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप जिम में गए, जिम तो नहीं छोड़ो उसको, जिम को एग्जांपल क्लियर नहीं होगा आपसे, हो जाएगा। आप जिम में गए, आपने 2 डंबल मारा ये करके, है ना, फिर कहा, फिर 3 मारा, फिर है ना, तो जो 2 डंबल आपने जल्दी जल्दी से किए उस पर वर्क हुआ मान लो 100 जूल, फिर आपने कहा फिर 10 जूल, फिर आपने मारा 5, फिर 500 जूल, फिर 300 जूल, तो ये वेरिएंस हो रहा है ना। ऐसे ही जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के साथ में वो कई बार डिस्प्लेसमेंट हो छोटा सा, मान लो इतना डिस्प्लेस हुआ, फिर इतना डिस्प्लेस हुआ, फिर इतना डिस्प्लेस हुआ, तो कई पार्ट में चेंज हो रहा है, वेरिएंट आ रहा है इसमें, कई बार मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो रहा है वो, ठीक है। कहते नहीं कि तुम यार बहुत बड़े परिवर्तनशील इंसान हो, मीन्स वेरिएबल इंसान हो। तो इसके लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बेसिक ग्राफ समझना है, बहुत ही फेमस ग्राफ है वैसे तो ये, ऐसा करके शुरुआत में मान लीजिए यहाँ पर ये पोजीशन थी इसकी x1 और ये इसकी पोजीशन है x2, ठीक, 2 पोजीशन है। इसको अगर मैं ऐसे समझाऊँ तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है चुन्नू सा, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया F, इसकी वजह से शुरुआत में ये x1 बराबर 0 कंडीशन पे था, अप्लाई करने के बाद में वो यहाँ पहुँच जाता है, x2 बराबर x पर पहुँच जाता है। तो इस सिस्टम में कितना कार्य किया गया, ये आपसे क्वेश्चन फिट आएगा। तो कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, W इज इक्वल टू DW, स्मॉल वर्क निकालिए, DW इज इक्वल टू F स्मॉल dx। तो कहाँ से कहाँ तक किया गया है, x1 से x2 तक किया गया है, बस सिंपल सा निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा, सोचिए, f dx का क्या हो जाएगा x, और अपर से लोअर कर देंगे तो ये x1 से x2 हो जाएगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, f x2 माइनस x1, ये हो गया आपका वर्क हो गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लीजिए छोटी सी हमने डिस्प्लेसमेंट ली थी, वो थी dx, x1 से x2 तो जाना था, तो ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा समझ लीजिए कि तुम्हारा ये हो गया, क्वेश्चन ये बनेगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में
फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया होगा, जो ये एरिया कवर करेगा ना, ये एरिया क्या कवर, मतलब ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क, पावर, एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए वर्क। कैसे? एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक ट्राइंगल है आपके पास में, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसका आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वो हाफ, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, दोनों हो गए। तो क्या निकला, हाइट की और बेस किया, तो देखो हाइट ये रिप्रेजेंट करा, बेस ये रिप्रेजेंट करा। डब्ल्यू स्केल की फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, मीन्स इसका एरिया, मीन्स जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया होता है, जो अंडर कवर्ड एरिया होता है, मीन्स ये वाला जो कवर एरिया है, ठीक है, इस एरिया की अगर हम वैल्यू निकाल लें, ठीक है, अगर इस एरिया की वैल्यू निकाल लें, वो वैल्यू क्या हमें देगी, वर्क देगी। ये दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लो। क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है मेरे हिसाब से कि भैया ये दिया है ऐसे करके, ये दिया है एफ, ये दिया है डी, चलो बताओ कैसे क्या करेगा इसका, ठीक है, ये लेंथ दी है 10 और ये लेंथ दी है 20, बताओ कितना आएगा। तो क्या करना है, 10 इंटू 20 इंटू 1/2, बस काट दो, आंसर काम खत्म। क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ से आपके ऐसे सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। कई बहुत ही इजी टाइप का ये चैप्टर है, वर्क तो बहुत ही इजी है। कुछ फार्मूले बताता हूँ अभी आपको, जिससे मैं ये फार्मूले मैं याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड बनेंगे और कई बार आप यहाँ से गलती कर देंगे और क्वेश्चन क्या होगा, आपसे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को निकलने नहीं देना है भैया, पकड़ के रखना है अच्छी तरह से। 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अगर बनेंगे वर्क वाले से। जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तब सब हो जाएगा क्लियर आपका, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके अब आइए फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स में आ जाइए। तो अब इसके आगे है आपका वर्क का। वर्क एक्चुअल में क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा है या किसी और चीज़ से रहा है, तो वर्क कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ का फॉलो करता है। कंजर्वेशन लॉ जो होता है बहुत ही सिंपल है कि सभी जगहों पर जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर 10 जूल अप्लाई कर रहे हैं तो वो 10 जूल ऑलवेज वहीं पर रहेगी, उस ऑब्जेक्ट के पास रहेगी, बस उसका जो ट्रांसमिशन है इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो अभी आपने जो फॉर्मूले बनाए हैं उस फॉर्मूले को कुछ समझ लीजिए थोड़ा सा और आगे। हमने फॉर्मूला बनाया है एफ इज इक्वल एफ डॉट डी कॉस थीटा, बनाया है डब्ल्यू, ये बनाया ना, ये हमारा फॉर्मूला है एफ डॉट डी। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर रुका हुआ है जिसका मास m है वो, और उसके पास एक्सेलरेशन a है, ठीक है, एक्सेलरेशन a, तब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एम ए डी कॉस थीटा, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी है तब a इज इक्वल हो जाएगा g, तो यह हो जाएगा हमारा एम जी, और ये हाइट पर है h हाइट पर, तो हो जाएगा h, ठीक है। अब देखो ये नीचे की तरफ गिर भी रहा है, सेम डायरेक्शन डिस्प्लेस हो रहा है और फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो एंगल थीटा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा W इक्वल mgh, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ। अब यहाँ से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, बहुत फेमस एग्जांपल इसको भी कह सकते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है, और मान लीजिए उसको यहाँ पर जाना है, या मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है।
तो इसको यहाँ पहुँचाना है, इसका नाम रखिए P Q S, ठीक है, S तक पहुँचाना है। कैसे पहुँच सकता है? एक रास्ता ये है जाने का, ठीक है, एक रास्ता ये है जाने का, एक रास्ता ये है और एक रास्ता है ऐसे जाने का, ठीक है, और एक रास्ता इसके आगे से ऐसे जा सकते हो, कैसे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 3 रास्ते हमने बता दिए। तो अगर जब हम इस रास्ते से ऐसे जाते हैं, देखो, ठीक है, ये सिस्टम पूरा का पूरा अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेके आ रहे हैं कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे लेके आए तो, और ये थीटा एंगल पर है, तो ये भी थीटा एंगल पर होगा। यहाँ पर एक मास है तो इसका नीचे की ओर लगेगा mg, इधर लगेगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन लगेगा mg sin थीटा। कुछ समझे मतलब? मीन्स इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर लगेगा, तो ये हो जाएगा mg, एक हो जाएगा mg cos थीटा, ये लगेगा mg sin थीटा। बताओ, ये इस तरफ लगेगा और इसको लेके ऊपर जाना है तो ऊपर फोर्स लगाएंगे F, तो फोर्स की वैल्यू कितनी? mg sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। किस वाले पॉइंट से, मान लो इस P वाले पॉइंट से S तक जाना है हमको, तो हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क फोर्स मल्टीप्लाइड क्या डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन? फोर्स की दिशा में लगने वाली, फोर्स की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? PS, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है, ये लाइन पूरी PS है, ठीक है, PS है, और ये लाइन ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है PS। इसकी लेंथ हमको नहीं पता है, ठीक है, तो हमारा वर्क कितना हो गया? हमारा वर्क हो गया mg sin थीटा इंटू PS, ठीक है। इस PS की वैल्यू इसके फॉर्म में निकालें, अगर QS के फॉर्म में निकालें तो कितना हो जाएगा? ये PS है, तो लगाएंगे हम sin थीटा इज इक्वल टू QS बाई PS, हाँ ठीक है ना। तो PS कितना हो जाएगा? यहाँ से PS हो जाएगा आपका QS बाई साइन थीटा। क्लियर इतना? अब इस वाली को वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो W कितना आ जाएगा हमारा? W हमारा आ जाएगा mgh। समझते रहिए, ये इस कंडीशन से आ गया। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो फोर्स इधर लग रहा था और डायरेक्शन भी यही थी, तो यहाँ से हमने ये लेंथ क्यों ले ली? अभी हम समझाते हैं क्यों ले ली, ठीक है। इसको पेंडिंग रखिए 1 मिनट के लिए। अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। जब हम P से Q, Q से S जा रहे हैं, जब हम P से Q, Q से S जा रहे हैं, तब इसके पास मास कितना है? M है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? G है। मीन्स F लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ तक mg आया, ठीक है, mg, ठीक है। यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक गए हम, फोर्स मान लो ऊपर की तरफ लग रहा था F, ठीक है, और ये है mg यहाँ पर लग रहा था। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है 90, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क कितना? 0। अब ऊपर ले जाने में वर्क कितना हो जाएगा? mg इंटू h। तो यहाँ से अगर इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर वर्क 0 होगा, यहाँ पर वर्क होगा mgh। सेम यही कंडीशन में आ जाओ, यहाँ तक mgh लगेगा, फिर mgh1 नीचे की ओर लगेगा, सॉरी ऊपर की ओर लगेगा, और ये mgh नीचे की ओर लगेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा? mgh, काम खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कितना समझना है, हमें ये बात क्लियर करनी है। तो समझने के लिए इसमें सिर्फ इतना आप याद रखिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, सभी पॉइंट्स पर वर्क कितना होता है? कांस्टेंट होता है, मीन्स एनर्जी कांस्टेंट होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग ये सोचें थोड़ा सा और दिमाग लगा के कि अगर वर्क को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, हालांकि वर्क जो हम लोग करते हैं वो एनर्जी होता है, ठीक है, तो हम लोग ये एनर्जी के फॉर्म में समझेंगे, वो तो बात की बात है। पहले समझ लो कुछ एग्जांपल्स। अगर F की वैल्यू कुछ इस तरह से दी हो, Fxi, Fyj, Fzk, डिस्प्लेसमेंट दिया हो I,
जे एंड के मीन्स 1 1 1 या एक्स आई वाई जे जेड के। अब यहाँ डी नहीं, यहाँ आर दिया होगा। वर्क बताइए कितना हो जाएगा। तो क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है। कैसे करते हैं, इसको इसको से गुणा करना है, इसको इससे, इसको इससे। कितना हो जाएगा, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ जेड एंड जेड। न्यूमेरिकल समझिए, इसकी वैल्यू है 2i 3j एंड 4k। आर कितना दिया हुआ है, i j एंड k। ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और सुन दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 3 एंड 4। कैसे, 2 2, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, आई का आई से लाओ, कितना होता है 1, जे डॉट जे इज इक्वल 1, के डॉट 1, आई डॉट जे कितना होता है 0, जे डॉट के कितना होता है 0, के डॉट आई कितना होता है 0। क्यों होता है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना होता है, ये आई ये जे 90 का एंगल होता है। ठीक है ना, तो वर्क कितना हो गया 9 जूल। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझो, बढ़िया सा मज़ेदार, जिसमें मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप फटाफट कर लोगे, आपको टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते रहना है बस। अब f इज इक्वल दिया होगा कुछ, x बराबर कुछ दिया होगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे। आपको वर्क निकालना है 2 पॉइंट्स पे। f बराबर दिया होगा x² प्लस का 2xy प्लस 3xz, ये f दिया हुआ होगा। w निकालना होगा 1 1 1 पे, तो क्या होता है f dx। ठीक है, वन टू वन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा f कितना है, x² प्लस 2xy प्लस का 3xz, ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर देंगे कितना, 1 से 1 तक, तो 1 से 1। ठीक है, समझते हैं, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x² dx प्लस 2xy dx प्लस 3xz dx। तो ये हो जाएगा आपका x³ 3 प्लस का ये कितना हो जाएगा 2x² 2y। हाँ ठीक है, y, हाँ ठीक है, और प्लस का 3x² 2z, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, 1 1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा y प्लस का ये कितना हो जाएगा 3/2 z हो जाएगा, माइनस का 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, चलो बाद में काट देंगे, और प्लस का ये कितना हो जाएगा y प्लस का 3/2 z। तो ये सब कट जाएंगे, कितना आएगा 0। अगर सेम लिमिट दी हुई है, ठीक है, सेम लिमिट का मतलब समझे मेरा कुछ, सेम लिमिट का मतलब ये था कि यहाँ पर हमने क्या किया, पोजीशन वही रखी, तो वर्क कैसे हो जाएगा, तो भैया वर्क तो 0 आ ही जाएगा। कितना आ जाएगा 0। अब कंडीशन में कैसे रहेगा कि भैया ये बताइए x 2 से लेकर के 4 तक, 2 to 4 या 1 to 4 के लिए वर्क बताइए कितना होगा, वर्क कितना होगा। जो 4 की वैल्यू दी है x² प्लस y², x² ओनली, x² प्लस 4 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, x² प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 to 4 एंड dx कर देंगे, काम खत्म। तो कितना हो जाएगा x³ 3 प्लस का 4x
कितना रखेंगे 1 to 4, सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल तरीके सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा 1/4 प्लस का 4 into 4 माइनस का 1/3 माइनस का 4, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जूल। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रह गया, मैं बता देता हूँ आपको, तो वो है प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मास है m और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपसे यही पूछेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना है इसमें होता है F cos थीटा। कैसे होता है देख लीजिए, हमने यहाँ फोर्स लगाया तो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो यहाँ पर F cos थीटा जो है भाई आपका रिस्पॉन्सिबल है इसे डिस्प्लेस करने के लिए, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अब आपका इस चैप्टर में से जो वर्क है, वर्क वाला सारा पोर्शन खत्म हो गया है। जैसे ही आपकी फिजिक्स खत्म होने वाली होगी या खत्म हो जाएगी, 2-3 चैप्टर बचेंगे, तो हम लोग फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको तो पता है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ते रहना है, मजे लेते रहना है। लगभग 25 से 30 लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ फ्री कराया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, और चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी इस क्लास के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।